आजकल हम अपनी बसंत की किताब का दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है दादी माँ, जो कि शिव प्रसाद सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में लेखक अपनी दादी माँ को याद कर रहा है और दादी माँ को याद करते हुए उनके साथ जीवन में जो पल उन्होंने बिताए उनके बारे में बताता है। जैसे कि किस प्रकार से गांव की एक स्त्री को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो दादी माँ से ब्याज पर पैसा लेकर जाती है, परंतु समय पर जब लौटा नहीं पाती, दादी माँ जब उसे गुस्सा करती हैं तो उसके द्वारा ये बताए जाने पर कि उसकी पुत्री की शादी है तो उसे अभी पैसे की ज़रूरत है, वो थोड़े दिनों में फसल आने पर दे देगी। तब दादी माँ जो है स्वयं उसके घर जाती हैं और उसको वो सारा पैसा या कर्जा जो है वो सारा वापस माफ़ कर देती हैं और साथ ही साथ उसे कुछ पैसे 10 रुपये और दे के आती हैं कि बेटी की शादी है, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और अपनी जो नाक है वो नीची नहीं होनी चाहिए, अर्थात अपनी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की बारातियों के सामने। तो एक तरफ से उनका अभिप्राय ये था कि अगर आपको और पैसे की ज़रूरत हो तो मांग सकती हैं और वो उसके लिए, उसकी मदद करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहेंगी। इधर से किशन भैया की शादी के विषय में भी जो लेखक है वो याद करता है और किस प्रकार से उन्होंने शादी पर जब सभी बाराती चले जाते हैं तो खुद की तबीयत ख़राब होने के कारण लेखक जब नहीं जा पाते तो वहाँ पर किस प्रकार से वो जो गांव की स्त्रियाँ बारात जब जाती है गांव से और उसके बाद जो रात को वो सभी मिलकर एक अभिनय करती हैं जो कि सभी जगह पर होता है और जिसकी कहानी एक सी रहती है, जिसमें कि दुल्हा दुल्हन और के शादी से लेकर उनके पुत्र उत्पत्ति तक की सारी कहानी को फिल्माया मतलब अभिनय किया जाता है उस पर मंच। तो उसमें जो जितने भी पात्र रहते हैं उन सारे पात्रों का निर्वहन जो है स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है, चाहे वो पुरुष पात्र ही क्यों ना हो। तो उस नाटक को देखने के किस प्रकार से जो लेखक है वो अपनी दादी की मदद से देख पाता है और जब उसकी पोल खुल जाती है तो किस प्रकार से गांव की स्त्रियां जो है उसको मारने दौड़ती हैं। तो दादी का इतना रोआब था गांव में कि वो एकदम से उन स्त्रियों को रोक देती है कि आखिर तुम इसको छू कैसे रही हो, तुम इसे छूना नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं कि कैसे कि और कौन कौन सी बातें जो है वो लेखक जो है दादी माँ को याद करते हुए सोचता है। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी। तो क्या कह रहे हैं लेखक कि दादी माँ जो है अक्सर उदास रहती थी, मतलब वो मन से कहीं ना कहीं उनमें कुछ दुख भरा हुआ था, तो वो हमेशा उदास रहती थी। माघ के दिन थे, हिंदी के जो 12 महीने होते हैं, चैत्र आषाढ़ पोष माघ वगैरह, तो उसमें ही माघ के दिन अर्थात सर्दी के मौसम का, सर्दी का मौसम में माघ का महीना आता है। तो माघ का दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, बहुत जोर की सर्दी पड़ रही थी, पछुआ का सन्नाटा था, मतलब चारों तरफ नितांत शांति थी और पछुआ हवा चल रही थी, पश्चिम की तरफ बहती हुई हवा चल रही थी और पाले की शीत हड्डियों में घुसी जा रही थी। और ठंड की जो ठंड के समय में जो पाला पड़ता था, जो ये धुंध वगैरह पड़ती है ना, कड़ाके की सर्दी जब पड़ती है, जब बहुत ठंडा हिम जैसे ठंडे दिन होते हैं, हाथ पैर जिसके अंदर बहुत ठंडे पड़ जाते हैं, वैसे जो है उस ठंड में जो ठंडी ठंडी हवा चलती है वो जब शरीर को लगती है तो ऐसा लगता है जैसे कि अंदर तक हड्डियों को बेंध गई है। तो उसी प्रकार से वैसी ही ठंड पड़ रही थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने, अब इतनी सर्दी का समय था और दादी माँ ने क्या किया हुआ था, उसने गीली धोती पहनी हुई थी, कोने वाले कमरे में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़ के बैठी है। तो लेखक ने क्या देखा कि दादी माँ ने गीली धोती पहनी हुई थी और एक संदूक के ऊपर दिया जलाकर वो हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। उसकी स्नेह कातर आँखों से में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। स्नेह कातर यानी स्नेह से भरी। दादी माँ जो है वो स्नेह से भरी हुई थी, उसका हृदय प्यार से भरा हुआ था। तो उसकी इस प्रकार की आँखों में, स्नेह से भरी हुई आँखों में लेखक ने कभी भी आंसू नहीं देखे थे, अर्थात दुख उसने कभी नहीं देखा था। मैं बहुत देर तक
मन मारे उनके पास बैठा रहा। तो लेखक जो है उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। तो लेखक ने उन्हें पुकारा, दादी माँ, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? तो दादी माँ एकदम से उसे बोली कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? दादी माँ, एक बात पूछूं? बताऊंगी ना। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। तो लेखक के प्रति उनकी आंखों में उस वक़्त प्यार उमड़ रहा था। तो उसकी ओर देखते हुए, जब दादी माँ उसकी ओर देख रही थी, तो लेखक ने अपनी दादी माँ से आग्रह किया कि मुझे आपसे एक बात पूछनी है, आप मुझे बताऊंगी? अब देखिए आगे दादी माँ क्या कहती है। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? पूछता है कि दादी माँ तुम रो रही थी, क्योंकि लेखक ने कभी दादी माँ को रोते हुए नहीं देखा था। तो दादी माँ मुस्कुराई, हंसने लगी। पागल, तूने अभी खाना नहीं खाया है ना, चल चल। वो एक मतलब बात को टालने का प्रयास किया कि तूने अभी तक खाना नहीं खाया, चलो मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ, धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। तो दादी माँ ने कैसी धोती पाई हुई थी? गीली धोती डाली हुई थी। तो वो लेखक कहते हैं दादी माँ को कि तुम ये गीली धोती तो भर लो, बदल लो, मुझे सर्दी वर्दी नहीं लगती बेटा। तो दादी माँ एकदम से उसे खींचते हुए रसोई में ले गई और कहती है, क्या क्या कहती है कि मुझे सर्दी नहीं लगती। सुबह मैंने देखा चार भाई बैठे, पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। तो जो लेखक के पिता हैं और जो उसके किशन भैया हैं, वे दोनों कुछ ना कुछ बातें, मतलब उनके बीच में कुछ विचार विमर्श चल रहा था किसी बात को लेकर। वो सोच विचार में थे, दुखी थे। दूसरा चारा ही क्या है, यानी चारा यानी यहाँ पे क्या है, रास्ता। ठीक है। बाबू बोले, मतलब उसके पिताजी बोले, रुपया कोई देता नहीं है, कि हमें कोई रुपया देता नहीं, कितने ही के तो पिछले अभी भी बाकी हैं। तो वे रोने रोने से हो गए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके से हमें पिछले रुपए भी लेने हैं, पर और कितने को पिछले अभी देने भी हैं, मतलब कईयों से उन्होंने कर्जा लिया होगा, तो कर्ज भी हमें लौटाना है। तो वो ऐसी बातें कहते हुए रोने से लगे। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा। दादी माँ ने अपने पुत्र का, यानी लेखक के पिता का सर सहलाते हुए कहा, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अभी हूँ ना, कि मैं तो अभी ज़िंदा हूँ, तुम्हें ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती हुई सी चीज़ निकाली, और तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। तो किशन को वो कहती हैं, किशन भैया से जो है वो परेशान हो रहे थे, वो रो रहे थे। तो किशन भैया को लेखक के भैया जो किशन हैं उनको वो कंगन देती हैं और कहती हैं कि ये कंगन जो है तुम्हारे दादाजी ने इस दिन के लिए शायद मेरे लिए बनवाया था। उनका गला भर आया। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके पति की निशानी थी, दादाजी की निशानी थी। तो उनका गला जो है भर आया, अर्थात रोने को हुई। मैंने इसे पहना नहीं है, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, मैंने कभी आज तक इसे पहना नहीं। यह उनके वंश की निशानी है, मतलब जैसे कह देते हैं ना कि हमारे ख़ानदान की निशानी है, तो उनके द्वारा दी हुई यही एक निशानी मेरे पास पड़ी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो मतलब वो कहती हैं कि जो बड़े बुज़ुर्ग हुआ करते थे वो जैसे सब भांप लेते थे कि फ्यूचर में, भविष्य में कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम वो पहले ही करके रखते थे। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी लगी, यानी शाप को भी भ्रष्ट कर देने वाली। मतलब एक पवित्र आत्मा जैसी, शाप को नष्ट कर देने वाली। तो उसे क्या कहा इन्होंने? शाप भ्रष्ट देवी। ठीक है, चलिए आगे। बस हम पाठ के आखिरी चरण में पहुंच गए हैं। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी आंखें, काली पाखें यानी पंख फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। तो मतलब एकदम से सुबह का समय आ गया, धुंधली छाया विलीन हो गई। धुंधली छाया किसकी थी? ये दादी माँ की छाया थी, यानी लेखक जो है दादी माँ को याद कर रहा था, उनके विषय में सोच रहा था ये सारी बातें। तो उसने देखा कि दिन काफ़ी चढ़ाया था, अर्थात सुबह हो गई थी। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी यानी गंदी काली पांखें, काले काले पंखों को फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा था, मतलब लेखक के किशन भैया का पत्र
जो है गांव से आया था और क्या हो गया था, दादी माँ का स्वर्गवास हो गया था। काली चींटियाँ सी कतारें धूमिल हो रही हैं। चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है, मतलब काली काली जो चींटियाँ हैं, मतलब पुरानी जो यादें हैं वो अब धूमिल हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता था। पूरा मतलब मेरे को उस पत्र को देखकर, काली चींटियाँ क्या हैं, उस पत्र में लिखे हुए शब्द, उनकी कतारें यानी जो वाक्य उसके अंदर लिखे थे वो धूमिल हो रहे थे। वो अब जैसे आंखों में धुलते से जा रहे थे, अब वो जैसे दिखाई नहीं दे रहे थे। क्यों? लेखक की आंखों में आंसू आने लगे थे, आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्यों? मतलब उस कागज़ पे लिखे हुए शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी आंखों ने वो शब्द पढ़े हैं जिसमें लिखा था कि दादी माँ नहीं रही। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? मतलब बार बार उनके मन में ये प्रश्न आता है लेखक के कि वास्तव में दादी माँ का स्वर्गवास हो गया है। लेखक जो है दादी माँ के स्वर्गवास से बहुत ही दुखी होता है, बहुत ही परेशान होता है, और इसीलिए जब उन्हें किशन भैया का ये पत्र मिलता है तो जब उससे ये पता लगता है कि दादी माँ नहीं रही, तो वो उस पत्र को पढ़ते पढ़ते कहीं पिछली पुरानी यादों में खो जाता है और दादी माँ को स्मरण करता है और उसे दादी माँ की याद आती है। समझ में आया बच्चों पाठ? मुझे नहीं लगता आपको इस पाठ में कहीं पर भी कोई परेशानी आई होगी। तो अब जो है हम कल से व्हाट्सएप पर ही अपने इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, तो इसीलिए आप लोग तैयार रहिएगा, पाठ को ध्यान से पढ़िएगा, इसके शब्दार्थ करिएगा और कॉपी पर इसके शब्दार्थ लिख भी लीजिएगा। जो भी मैंने बीच में शब्दों के अर्थ बताए हैं उन्हें आप लिख लीजिएगा। ओके, चलिए आज की क्लास हम यहीं बंद करते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे हम 10 बजे, ठीक है? ओके, बाय।